हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कूलिंग कॉइल का क्या था, 1 था, एंड पॉइंट क्या था, 2 था। तो हमने 1 से 2 तक ज्वाइन कर दी लाइन और आगे तक उसको एक्सटेंड कर दिया था 6 पॉइंट तक, जो कि सैचुरेशन आगे से पहले जैसे स्केल है आगे तक बढ़ा देंगे बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पे ला के फिर स्केल रखेंगे और सीधे आगे तक एक्सटेंड कर देंगे, अपने आप ही ऑटोमेटिक क्या करेगी, सैचुरेशन कर्व को 6 पॉइंट पे कट करेगी। तो मैंने तुम्हें बताया था जहाँ पे ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन सैचुरेशन कर्व को कट करती है, मतलब लास्ट लाइन को साइक्रोमेट्रिक चार्ट की, उसको क्या बोलते हैं, एपरेटस ड्यू पॉइंट। तो अपने आप ही हमें जहाँ पे कट करेगा हमें अपने आप ही पता चल जाएगा एपरेटस ड्यू पॉइंट, ये क्या होगा, एपरेटस ड्यू पॉइंट। तब हम इसको, यदि आपके पास चार्ट होगा तब आप उसमें ड्रॉ करेंगे तो उसमें एक वैल्यू आएगी, हाँ जरूर कोई ना कोई, जहाँ भी कट करेगा वो अपना आप ऑटोमेटिक वैल्यू आएगी। वो कितनी आएगी, जो हमने सोल्व किया चार्ट पे, तो वो कितनी आ रही है, 13 डिग्री सेल्सियस, 13। हमें क्या अगर रीड द वैल्यू ऑफ 0.6, इसकी वैल्यू जब कट करेगा उसको पढ़ लेंगे चार्ट पे कितनी है, डेट इज़ वो कितनी आएगी, एपरेटस ड्यू पॉइंट 13 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारे पास एपरेटस ड्यू पॉइंट है, इसका मतलब हमने क्या फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया है और ये फाइंड कर लिया। अब कंडीशन ऑफ एयर एंटरिंग द ऑडिटोरियम, हम हमें 3 पॉइंट की, यही तो है कंडीशन ऑफ एयर एंटरिंग द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम के अंदर यही तो जा रहा है, तो इसका मतलब 3 पॉइंट की कंडीशन और फाइंड करनी है। अब देखो 3 पॉइंट की कंडीशन फाइंड करनी है, तो 3 पॉइंट को हमने कितने पॉइंट मार्क कर लिए, 1 2 4, हमने कितने पॉइंट मान लिए, 1 भी कर लिया, 2 भी कर लिया, 4 भी, केवल 3 बचा है, इसको और मार्क करना है। अब देखो इसका मतलब 1 2 4 3 पॉइंट मार्क करना। अब 3 पॉइंट कहाँ होगा, अब देखो जब 2 और 4 पॉइंट मिलते हैं तब क्या होता है, 3 पॉइंट बनता है। इसका मतलब 3 पॉइंट कहाँ होगा, 2 और 4 के बीच में ही होगा, पॉइंट 2 और पॉइंट 4 के कहीं ना कहीं बीच में होगा, क्योंकि 40% इसकी एयर और 60% 4 पॉइंट के जब मिक्स होती है तो थर्ड पॉइंट की एयर में जो क्वांटिटी है वो आती है, जो भी इस पर टेम्परेचर प्रेशर है और जो भी एंथैल्पी है। इसका मतलब 3 पॉइंट 2 और 4 पॉइंट के कहीं ना कहीं बीच में होगा। अब देखो 2 और 4 पॉइंट कहाँ है साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे, देखो ये था 2 और 4 पॉइंट, ये है, इसके कहीं ना कहीं बीच में होगा, और जो हमने बनाया है उसमें कहाँ है, 2 और 4 पॉइंट, 2 और 4 पॉइंट ये है, उसका मतलब 3 पॉइंट्स के कहीं ना कहीं बीच में होगा। अब वो हमें फाइंड करना है कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास ओरिजिनल चार्ट होगा, इसकी लेंथ नाप लेंगे स्केल से कितने सेंटीमीटर है। मान लो ये 5 एग्जाम्पल की लेंथ और 2 4 सेंटीमीटर में अपने स्केल से सिंपल 2 से 4 तक की लेंथ नाप लेंगे कितने सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 से 4 तक की लेंथ स्केल में सिंपल स्केल से नाप लेंगे। मान लो सपोज कितनी आती है, वो तो आपके चार्ट पे सब पे अलग आएगी, किसी का चार्ट बड़ा होगा तो ज़्यादा आएगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर इससे आंसर बिल्कुल सही आएंगे, चाहे किसी की कुछ भी आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी ने चार्ट में बड़ी फोटोकॉपी करा ली तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, किसी ने छोटी करा ली तो उसकी लेंथ कम होगी, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सबके सेम आएंगे। ऐसे मत सोचना कि मेरा चार्ट बड़ा है मेरा छोटा, लेंथ ज़्यादा आ रही है, इससे सबके अलग अलग आएंगे। आंसर पर आपने देखना कि आपने चार्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सबके सेम आएंगे। सपोज ये आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई, 5 सेंटीमीटर हमने मेज़र कर ली। अब हम निकालेंगे कैसे ये, देखो हमें टोटल लेंथ किसकी पता है, 2 4 की तो टोटल लेंथ पता ही है हमें। सबसे पहले चीज़ क्या होगी, वो रखना जो हमें नोन होगी। नोन क्या है, लेंथ 2 और 4 की नोन है, क्योंकि 2 और 4 मिक्स करते हैं जब पॉइंट क्या बनता है 3। तो सबसे पहले नीचे क्या लिख लें, सबसे पहले नीचे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, लिख सकते हैं लेंथ ऑफ 2-4। अब यहाँ पे दो चीज़ है, दो तरह हो सकता है, 40% एयर 60% के साथ मिक्स होते तो 0.3 बनता है। ये देखो हमने क्या ले लिया 2 4, यदि हम नीचे इसके ऊपर क्या लिख लेंगे, लेंथ ऑफ 2 3, सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ मैं क्या है, लेंथ ऑफ 2 3 लिखें यदि, वैसे तो क्या है लेंथ ऑफ 2 3 लिखें। अब सबसे पहले नीचे क्या लिखना है, डेनोमिनेटर में क्या लिखना है, जो हमें नोन होगा, और नोन हमें क्या है यहाँ पे, पहले सबसे पहले चार्ट्स देख लेंगे, 2 और 4 की लेंथ है, तो सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे और उसके नीचे लेंथ ऑफ 2 और 4 लिख लेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे, दो तरीके हैं ऊपर लिखने के, या तो हम लिख लें लेंथ ऑफ
3, 2 से 3 तक की लेंथ। अब देखो जब हम 2, 3 देखते हैं तो ऊपर कितना परसेंट है, 60%, तो इक्वल टू क्या लिख दें, 0.6। दूसरा तरीका क्या है इसका, या तो ये या आंसर दोनों सेम आएगा। नीचे फिर वही लिखेंगे, सबसे पहले क्या, लेंथ ऑफ 2, 4 जो हमें नोन है, क्योंकि हमें नोन क्या है, लेंथ 2, 4 की नोन है, तो यही लिख लेंगे जो का तो यही नीचे। ऊपर क्या लिखेंगे, दूसरा तरीका क्या है, लेंथ ऑफ 4, 3, ये भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ 4-3। जब हम पर 4-3 लेते हैं उसके सामने कितनी परसेंट है, 40 है, मतलब वो नहीं है, मैं सिंपल आपको ऐसी तरीका बता रहा हूँ, वैसे तो आगे बताऊँगा कैसे एक्सटेंडेड तरीका क्या है। 4 से थे सिंपल ऐसे ही तरीका है, 4 से 3, 4 से 3 के सामने कितने परसेंट है, 40%, तो इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे, 0.4। चाहे तो इससे वैल्यू निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो। तो हमारे पास क्या आ गया था, दो फॉर्मूले आ गए थे, लेंथ ऑफ 2, 3 यहाँ पे आया था 60% था, तो 0.3 यहाँ पे आया था, लेंथ ऑफ सॉरी लेंथ ऑफ 4, 3, यहाँ पे 2, 4 आएगा, यहाँ पे गलत हो गया। लेंथ ऑफ 4, 3 इक्वल टू 0.4, कुछ भी है आपकी मर्जी, किससे फॉर्मूला है। यहाँ पे हमें 2, 4 की तो लेंथ पता ही है, 5 सेंटीमीटर है ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ 4, 3 आ जाएगी। मान लो इस वाले को हम यूज कर ले, इस वाले फॉर्मूले को हम यूज कर लेते हैं, तो लेंथ ऑफ 4, 3 आएगी 5 सेंटीमीटर इंटू 0.4, इसका मतलब 5 चौक 20, 2 सेंटीमीटर। और यदि हम इससे निकाल लें, लेंथ ऑफ 2, 3 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.6 यानी 3 सेंटीमीटर। ये तो हमने इसका यूज कर लिया और ये इस फॉर्मूले का यूज कर लिया। यहाँ पे लेंथ ऑफ 2, 3 हम क्या 0.6 से किसकी लेंथ को मल्टीप्लाई किया, 2, 4 के, और हमने इसको कितना माना था, 5 सेंटीमीटर। मानना कुछ नहीं है, जब आप ये तो मैं आपको रफली चार्ट पे बता रहा हूँ, जब आप ओरिजिनल चार्ट पे ड्रॉ करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक लेंथ स्केल से आएगी है, जो कि मैंने 5 सेंटीमीटर नाप मान रखी है। तो हमने क्या क्या करा, इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, जो भी सेंटीमीटर आपके है सबकी अलग आएगी, 5 सेंटीमीटर 63 सेंटीमीटर आ गई। अब हम क्या करना, केवल इसको मार्क लगाना है कंपास में या आपके स्केल पे भी। यदि हम 2 से लेंगे, 2 से 3, तो हम कितने सेंटीमीटर लेंगे लेंथ, 3 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास क्या है, चार्ट कहाँ बनाया था हमने, ये देखो, यदि हम 2 से 3 लें तो 3 सेंटीमीटर, मान लो 3 सेंटीमीटर यहाँ हो जाता है, तो ये पॉइंट क्या होगा, 3। और यदि इसको हम कहाँ से कैलकुलेट करें, 4 से थ्रू, यदि इस 4 से मेज़र करें, 4 से 3 तो कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब देखो 4 से जब 3 लेंगे, 4 से 3 तो कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिक अपना 2 सेंटीमीटर। तो किधर आपकी मर्जी है, चाहे आप इधर से कंपास से लेके कट मार लें इस पर, चाहे इधर से कंपास ऐसे करें। इधर से लेंगे तो 4 से लेंगे तो 2 सेंटीमीटर नापनी है, इधर से लेंगे 3 सेंटीमीटर नापनी है। तो ये क्या हो गया, हमारा पॉइंट 3 आ गया। बस यही हमें मार्क करना। अब हमारे सब क्वेश्चनों में क्या था, सारे पॉइंट जितने भी हमारे पे क्वेश्चन में लाइन डायग्राम में है, सब पॉइंट्स को हमारे साइक्रोमेट्री चार्ट के ऊपर मार्क करना होता है। देखो 1 भी मार्क होगा, 2 भी मार्क होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। अब 3 पे हम उसने पूछा है कि 3 पे क्या होंगी कंडीशन ऑफ एयर एंटरिंग द ऑडिटर, मैंने 3 पे कंडीशन क्या क्या होंगी वो पूछ रहा है, टेम्परेचर पूछ रहा है, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब देखो मैंने इसमें क्या बना रखा है, ये आ गया 3 पॉइंट। अब देखो ये तो मैंने तुम्हें सिंपल से फॉर्मूले से बता, अब एक्चुअल में क्या हमें पता कैसे चलेगा। देखो आप चेक कैसे करेंगे, आपने 3rd पॉइंट बिल्कुल सही मार्क किया। देखो 40% एयर 2 पॉइंट की, कितने 60% ऑफ एयर 4 पॉइंट के से मिक्स होती है, तो क्या बनता है, 3 पॉइंट बनता है। इसका मतलब ज़्यादा एयर कौन सी है, 4 पॉइंट की है, और कम एयर कौन सी है परसेंटेज में, 2 पॉइंट की है। इसका मतलब 3 पॉइंट
2 सेकंड पॉइंट से तो दूर होगा और 4 पॉइंट के पास होगा, क्योंकि जिसकी ज़्यादा एयर है उसके ही पास होगा टेम्परेचर। इसका जो इसके 4 पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो इसके थोड़ा आसपास होगा, इससे बहुत दूर होगा पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और एयर भी कम लेना है, 40% लेयर, यहाँ पे लगा रहे हैं 60% लेयर है, तो इसके तो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ एयर इसकी मिक्स हो रही है और ये सर्कुलेटेड एयर भी है, तो इसके तो पास होगा, मतलब ऐसे कह रहे हैं इक्वल होगा, इसके आसपास होगा टेम्परेचर, पर इससे दूर होगा। इसका मतलब जो हम 3 पॉइंट मार्क करेंगे चार्ट पे वो 2 से तो ज़्यादा दूर मार्क होगा, यानी जैसे 3 सेंटीमीटर में मार्क हुआ है, और 4 से कम पास मार्क होगा। जब हम मार्क करेंगे पेंसिल से तो 4 से 3 पॉइंट पास होगा और 2 से 3 पॉइंट दूर होगा। जैसे यहाँ पे देखो 3 सेंटीमीटर आया है और 4 से कितना है 2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से कितना आया, देखो 4 के तो पास है, 2 से पॉइंट दूर है। इसका मतलब ये हमने बिल्कुल सही मार्क कर रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी यही बैठ रहा है कि 4 के तो 0.3 पास होगा, 2 के दूर होगा। देखो ये तो 3 सेंटीमीटर दूर है और ये क्या है 2 सेंटीमीटर पास है, ठीक है। तो हमारे पास चारों पॉइंट मार्क हुए। अब 3 पॉइंट की कंडीशन देखो, हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ से क्या पता चल जाएगा हमारे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। और ऐसे ही कोई ना कोई रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन भी इससे पास हो रही होगी, क्योंकि इसके पैरेलल 50 की है, 60 की है, 70 वाली क्या पता 76 वाली हो, कोई ना कोई लाइन इससे ऐसे कर्व में ज़रूर पास हो रही होगी, RH वाली लाइन, तो उसमें RH देख लेंगे। जब हम इसको मार्क क्वेश्चन को चार्ट पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास DBT कितना आएगा 23 डिग्री सेल्सियस, RH कितना आएगी 72%, और WBT कैसे नापेंगे, ऐसे मैंने बताया ना स्केल यहाँ होता है WBT का, यहाँ से जो ऐसे लाइन होंगी ऐसे नाप लेंगे, ये क्या आ जाएगा WBT, यहाँ से लेंगे और ऐसे तिरछी लाइन, वो आप देखेंगे वहाँ पे लाइन है उनके पैरेलल लाइन खींचनी है ऐसे तिरछी इंक्लाइन, तो यहाँ कहीं ना कहीं कट करेगा। और यहाँ पे टेम्परेचर स्केल होता है, मैंने बताया सैचुरेशन कर्व पे भी, वो कितना है, वो कितना आएगा आपका, वो आता है 19.5 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा सब चीज़ फाइंड हो गया, हमें क्या फाइंड करना है लास्ट, ये भी हमने फाइंड कर लिया है। अब हमारा क्या है, बाईपास फैक्टर ऑफ कूलिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल का बाईपास फैक्टर फाइंड करना है। देखो बहुत सिंपल सा होता है। अब हमारे पास सारा चार्ट बन गया है, ये होगा ऐसे आपके पास जो बनेगा, तो इतना जो पोर्शन देखो हमने हमारी कूलिंग कॉइल एक्चुअल में कितने पे सेट कर रखी है 6 पे, एक्चुअल में कूलिंग कॉइल कितने पे है, मतलब 13 डिग्री सेल्सियस, और 13 डिग्री सेल्सियस कितने किसका टेम्परेचर है 6 पॉइंट का, पर वो सप्लाई हमें कितने की दे रही है 18 डिग्री से 13 डिग्री सेल्सियस पे हमने सेट कर रखा है, पर रेट सप्लाई कितने की दे रही है 18 डिग्री सेल्सियस। क्यों दे रही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ एयर, ऐसे नहीं 100% एयर इससे ही पास हो रही है, कुछ ना कुछ एयर क्या होती है साइड से पास हो जाती है, ऐसे कुछ एयर तो इससे पास होती है ज़्यादातर एयर, पर कुछ परसेंट एयर 10 या 15% या 20% एयर साइड से पास हो जाती है, इससे कूलिंग कॉइल के कॉन्टैक्ट में नहीं आती, तो वो तो ठंडी होगी नहीं, तो इसलिए क्या होता है टेम्परेचर आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉइल 13 ना होके 18 हो जाता है। तो यही हमें निकालना है कितना बाईपास एयर हो रही है। बाईपास एयर किससे हो रही है, कूलिंग कॉइल से। और कूलिंग कॉइल कहाँ पे लगी हुई है, 1, 6 और 2। मैंने बताया ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन किसकी होती है, कूलिंग कॉइल की होती है, और ये कहाँ पे है 1, 2, 6। एक्चुअल में हमारा टेम्परेचर इतना होना चाहिए था कूलिंग कॉइल से जो आउटपुट मिल रहा है, यानी कूलिंग कॉइल से जो आउटपुट मिल रही है वो 13 होने चाहिए थे, पर 13 नहीं है, 6 के बराबर होना चाहिए थी। 100% एफिशिएंसी होती, तो यदि 100% एफिशिएंसी होती तो जो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर है वो इसका आउटलेट टेम्परेचर होता, पर देखो यहाँ पे टेम्परेचर आउटलेट टेम्परेचर 18 है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या है, कम है। और यही क्या शो करता है, बाईपास फैक्टर, क्योंकि मैंने कहा था कि 1 माइनस बाईपास फैक्टर, एक में से बाईपास फैक्टर को घटा दें तो वही एफिशिएंसी होती है। तो एक्चुअल में 6 टेम्परेचर होना चाहिए था आउटलेट का, पर हुआ कितना 18 डिग्री सेल्सियस। तो इतना क्या शो करता है ये बाईपास फैक्टर, 2 से 6 के बीच की लेंथ क्या है बाईपास फैक्टर। इसको कैसे फाइंड करते हैं, देखो किस किस के बीच में है, 1, 2, 6। ऊपर क्या लिखेंगे, नीचे तो टोटल और ऊपर ये। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, TD2 माइनस एपरेटस ड्यू पॉइंट, मतलब 0.6, इसको 0.6 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही देखो TD2 माइनस 0.6, इसको एपरेटस ड्यू पॉइंट ही बोलते हैं, तो इसको क्योंकि कूलिंग कॉइल के फाइनल पॉइंट को आउट क्या बोल सकते हैं, एपरेटस ड्यू पॉइंट। TD2 माइनस एपरेटस ड्यू पॉइंट या 0.6, इस पे टेम्परेचर माइनस इसका टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर।
देखो TD2 माइनस एपरेटस ड्यू पॉइंट यानी 0.6। अब टोटल कितना है? कूलिंग कॉइल कहाँ के बीच में लगी है? 1 और 6 के बीच में है टोटल। तो TD1 माइनस एपरेटस ड्यू पॉइंट 0.6 का टेम्परेचर, तो नीचे क्या आएगा? TD1 माइनस एपरेटस ड्यू पॉइंट, और किस पॉइंट, और एपरेटस ड्यू पॉइंट क्या है यहाँ पे? 6 पॉइंट इस क्वेश्चन में। तो देखो इसका टेम्परेचर कितना? TD2 का 18 आया था, हमने एपरेटस ड्यू पॉइंट कितना निकाला है? 13। TD1 का टेम्परेचर कितना है? 0.1 पे टेम्परेचर कितना है? सब 0.1 पे टेम्परेचर कितना है? लाइन डायग्राम में देख लेंगे कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 40। और एपरेटस ड्यू पॉइंट वही क्या, 6 पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है? 13। तो ये कितना आएगा? 0.185। इसका मतलब और क्या लिख सकते हैं? 18.5%। ठीक है, हमारा बाईपास फैक्टर भी फाइंड हो गया है। इसका मतलब हमने अब बाईपास फैक्टर भी हमने निकाल लिया। अब हमारा अमाउंट ऑफ मेकअप एयर चाहिए कि फ्रेश एयर कितनी सप्लाई करी, उसका अमाउंट चाहिए। सबसे पहले हम टोटल एयर सप्लाई करिए वो देख लें कितनी है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें केवल एंथैल्पी बैलेंस करना है। ये एयर इसके अंदर जाती है, ठंडी एयर है, इसकी हीट लेती है और वापस आ जाती है, इतना भूल जाओ आप। ये एयर जाती है, इसके जो अंदर हीट है, लोड है, उसको गेन करती है और आउटलेट हो जाती है। इसका मतलब ये गई, इसने इसको टेम्परेचर में कुछ टेम्परेचर ऐड करा और इसको इधर बढ़ा दिया। या एंथैल्पी के टर्म में बोलें, यहाँ पे एंथैल्पी कम थी, ये अंदर ठंडी हवा थी, ये ऑडिटोरियम के अंदर गई, यहाँ की हीट इसने गेन करी, इसका मतलब एंथैल्पी गेन करी और उसका टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब एंथैल्पी बढ़ गया, और कितना हो गया? 0.4। ठीक है, तो हम क्या लें? दोनों का एंथैल्पी डिफरेंस, इसका एंथैल्पी डिफरेंस ले लें, इसका एंथैल्पी, और किसके बराबर रख दें? रूम के बराबर रख दें। यही तो होगा, इन दोनों का एंथैल्पी डिफरेंस। इस रूम में से ये एंथैल्पी डिफरेंस आया क्यों? क्योंकि इस रूम से उसने हीट गेन की, हीट ली इस रूम से, तभी तो उसका टेम्परेचर बढ़ के ही होगा। तो इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस आया इक्वल टू किसके बराबर? इसके लोड के बराबर होगा कमरे के। तो बिल्कुल सर हम यही करेंगे। क्या होता है एंथैल्पी का फॉर्मूला? सिंपल, M डेल एच। एंथैल्पी डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? यहाँ के एंथैल्पी डिफरेंस किसके? रूम की एंथैल्पी के बराबर होगा, यानी रूम की टोटल हीट के बराबर होगा। टोटल हीट रूम एंथैल्पी क्या होती है? टोटल हीट होती है। हमने क्या होगा? M को लिखा मास ऑफ सप्लाई एयर इंटू एंथैल्पी डिफरेंस कितना हो गया? 4 - 3, क्योंकि 4 पे ज़्यादा एंथैल्पी हो गया। H4 - H3 इक्वल टू रूम टोटल हीट। रूम टोटल हीट क्वेश्चन में गिवन है कितनी है? 1 2 3 4 5, 1 लाख, यानी किसके बराबर होती है ये? रूम टोटल हीट, रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट। रूम लेट सेंसिबल हीट कितने? 1 लाख और प्लस 40,000। अब MS तो हमें निकालने, मास ऑफ सप्लाई एयर H4 की एंथैल्पी कैसे देखेंगे? 4 पॉइंट पे साइक्रोमेटर चार्ट पे एंथैल्पी कितनी है, 3 पॉइंट पे एंथैल्पी कितनी है। सबसे पहले हम साइक्रोमेटर चार्ट देखेंगे अपना। यहाँ पे देखो, ये ऐसी लाइन होंगी और यहाँ पे एंथैल्पी स्केल होगा। यहाँ पे जब आप जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पे एंथैल्पी कुछ ना कुछ एंथैल्पी H4 ये होगी, और H3 ये होगी। इस स्केल पे वैल्यू लिख रही होंगी, कुछ भी जो 10 20 40 जो भी आएगी वैल्यू आपकी लिख रही होगी। H4 की वैल्यू, इसका मतलब 4 पॉइंट पे एंथैल्पी इस पे ये, और H3 मतलब एंथैल्पी 3rd पॉइंट पे ये। दोनों को हम चार्ट से देख लेंगे। जो हमने ये एग्ज़ाम क्वेश्चन किया तो हमारी एंथैल्पी कितनी आई थी? H4 पे तो 61 किलो जूल आई है और H3 पे 56 किलो जूल आई है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? 61 - 56 इक्वल टू ये कितना को? 1,40,000। ये कितना MS कितना आ जाएगा? 1,41,000 डिवाइडेड बाई 4 61 - 56। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 2800 किलो kg पर आवर, क्योंकि ये हमें किस में गिवन था? ये kg पर
किलो जूल पर आवर में गिवन था, ये भी किलो जूल पर आवर में, तो हमारा आंसर कितना केजी पर आवर में आएगा। इसे 3600 से वो डिवाइड कर दो 2800 को, नहीं 3600 नहीं आएगा, हाँ 2800 आएगा। ठीक, अभी छोड़ो यहाँ पे, हमारा 2800 आंसर आ जाता है। अब ये तो टोटल एयर हमने सप्लाई की है वो है, ये थोड़ी क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में तो हमारे पास जो हमारा ये क्वांटिटी है, ये तो टोटल एयर जो हमने सप्लाई किया, जो कि 0.3 से सप्लाई किया, टोटल इस कमरे में जो आई वो है। पर उसने क्या क्वेश्चन में पूछा है, उसने क्वेश्चन में एक चेंज कर दिया, कंडीशन ऑफ अमाउंट ऑफ मेकअप एयर, उसने केवल मेकअप एयर मतलब मेकअप का दूसरा नाम क्या था, फ्रेश एयर का अमाउंट, फ्रेश एयर का अमाउंट पूछा है केवल यहाँ पे जो है। और ये कितना है, टोटल एयर का 40% है। तो हम इसका क्या कर दें, टोटल का, ये हमारे पास का मास क्या है, टोटल का मास है, टोटल सप्लाई एयर का, ठीक है, इसका 40% कर दें 2800 का मतलब। जब हम इसका मतलब ये क्या आएगा, मास ऑफ फ्रेश एयर, 40% कितना कर दे सप्लाई एयर का, जो कि है हमारे पास 2800। जब इसका 40% करेंगे तो हमारे पास 11200 किलो जूल पर आवर आ जाएगा। ये 28,000 था, सॉरी इसमें 2800 नहीं है, 28,000 है। जब हमने इसको डिवाइड किया था, थोड़ा गलती हो गई है यहाँ पे, 28,000 आएगा, 28,000, ठीक है। तो वही यहाँ पे 28,000 आ रहा है। ये तो क्या था, टोटल सप्लाई, ये क्या था, टोटल सप्लाई ऑफ एयर थी, जो कि हमने ये सप्लाई की थी, इस कमरे के अंदर टोटल सप्लाई की थी। पर उसने क्या पूछा है, टोटल सप्लाई नहीं पूछा है, उसने केवल पूछा कि फ्रेश एयर कितनी होगी इसके अंदर, और फ्रेश एयर टोटल का कितना है, 40% है। तो उसका मतलब अभी इसका 40% और करना पड़ेगा। तो फ्रेश एयर हमारे पास कितनी आ जाएगी, MF फ्रेश एयर 40% ऑफ सप्लाई एयर, 40%, 28,000 का हम 40% कर दें तो 11,200 आती है। किलो जूल वही आवर, किलो जूल पर आवर आएगी। हम इसको सेकंड में निकालना है तो 3600 से वो डिवाइड कर दें, तो इससे क्या आ जाएगी, केजी पर सेकंड। इसका मतलब इतनी एयर हमें प्रति सेकंड इसके अंदर सप्लाई करनी पड़ेगी, तो तब हमारा रूम इतने उस पर मेंटेन हो जाएगा। ये होता है कूलिंग लोड कैलकुलेशंस, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या फाइंड हो गया, मेकअप एयर भी, हम सब चीज़ फाइंड कर लिया। अब आप इस क्वेश्चन को, यदि साइक्रोमेट्रिक चार्ट आपके पास अवेलेबल है तो उस पर आप बुक में होगा, इसके पास बुक है तो उस पर आप इसको प्रॉपरली डिज़ाइन करके देखेंगे, ठीक है। ये तो मैंने सिंपल पेपर पे डिज़ाइन करके दिखा दिया, तो आप इसको प्रॉपरली डिज़ाइन करेंगे तो सब वैल्यूज़ के, ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ आसपास इसके बिल्कुल पास आएंगी, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं जैसे 13 आई है मेरा अपडेटस जो है, आपका भी 13.1 भी आ सकता है, ऐसे इनमें कोई डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर आप यदि प्रॉपर शार्प पेंसिल से और प्रॉपर स्केलिंग से करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर के आसपास ही आएगा, ठीक है। थैंक यू।